ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के पूरब में है, लेकिन नाम है इसका पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसका विभाजन 1905 में हुआ था। तब ये वाला बांग्लादेश नहीं था, भारत का ही हिस्सा था। इसको कहा गया पूर्वी बंगाल, ऐसे कहा गया पश्चिमी बंगाल। उस हिसाब से तो ये ठीक है, ये पूरब में है और ये पश्चिम में, लेकिन ये टूट के बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। और ये पश्चिम का पश्चिम बंगाल रह गया। तो पश्चिम बंगाल को आज भी हम लोग क्या कहेंगे? लोग पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गया झारखंड। झारखंड तो पढ़ा दिए बाबू। अब हमको क्या देखना है? पश्चिम बंगाल। सब लोग पश्चिम बंगाल खोल दिए? कितने नंबर पेज पे? सब लोग खोलिए बाबू, पश्चिम बंगाल हो गया। देखिए पश्चिम बंगाल जो है ना, काफी समृद्ध है। यहाँ पर किसी भी जगह को समृद्ध बनाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला चीज है कि वहां के लोग शिक्षित होने चाहिए। अगर लोग शिक्षित नहीं है ना, तो समृद्धि किसी काम की नहीं रह जाती। वरना सबसे ज्यादा संसाधन और खनिज तो अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन लोग ही वहां शिक्षित नहीं है। चौपट है, सब पूरी तरह से तबाह है। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो उसी तरह से पश्चिम बंगाल में शिक्षा का कोई कमी नहीं है। पूरे समाज क्या है? शिक्षित है यहाँ पश्चिम बंगाल में। एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा एक से एक विद्वान, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे हो, या फिर कभी भी एजुकेशन, बंगाली पीछे नहीं रहे से एजुकेशन के मामले। और अंग्रेज सबको भागना पड़ा इन लोग के वजह से। यहाँ पे ये कलकत्ता जो थी ना, और कैपिटल बन चुका था किस चीज का? तो विद्रोह का। ज्यादातर आंदोलन वगैरह कहां से हो रहे थे? कलकत्ता से हो रहे थे। यहाँ पर खनिज भी ज्यादा है, रानीगंज कोयला क्षेत्र वगैरह। पर्यटन भी ज्यादा है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये सब चीज यहाँ पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, समुद्र है, तो जिस वजह से समुद्र का से इंटरनेशनल व्यापार भी हो सकता है, और समुद्र से मत्स्य पालन भी हो सकता है। पर्यटन भी है, सब चीज है वहां पे बंगाल में, जो चीज एक समृद्ध जगह को बनाता है यहाँ पर। तो किसी भी जगह को समृद्ध वहां के लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ पर्यटन का बहुत अभाव है। पर्यटनों का क्या है? बहुत अभाव है। कोई विदेश से बिहार में आते हैं लोग, तो बेसिकली आप अगर ध्यान से देखिएगा ना, गया और राजगीर, उसमें भी वो धार्मिक पर्यटन है। आप अगर गौर कीजिएगा तो बौद्ध लोग आते हैं गया में। अब अगर कोई हज करने जा रहा है तो पर्यटन नहीं है, तो धार्मिक पर्यटन में आप उसे डाल सकते हैं। कोई अमरनाथ जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, तो धार्मिक दृष्टि से जा रहा है। तो हम लोग पर्यटन के मामले में बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे। यहाँ पर उस मामले में पश्चिम बंगाल ठीक है। पश्चिम बंगाल को आप ऊपर से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, एक ही पास 3 गो। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी मिल गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? सबसे ऊपर दार्जिलिंग मिलेगा, सिलीगुड़ी मिलेगा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी। दार्जिलिंग नहीं मिला? तीनों जगह मिल गया, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग मिल गया। सिलीगुड़ी जो है वो लकड़ी प्लाईवुड के निर्माण बहुत ज्यादा होता है सिलीगुड़ी में। जलपाईगुड़ी, वहां पे एक रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड है, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी, LJP, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी, NJP बोलता है सब शॉर्टकट में, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी। यहाँ पर आपको सिलीगुड़ी मिलेगा, जलपाईगुड़ी मिल गया। यहीं पे आपको दार्जिलिंग चाय के लिए। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। कौन? दार्जिलिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे सिलीगुड़ी जो जगह है, सिलीगुड़ी में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है बागडोगरा। सिलीगुड़ी अगर आपको जाना है तो किस एयरपोर्ट पे उतरेंगे? बागडोगरा एयरपोर्ट। तो वहां के लोग का ट्रांसपोर्टेशन भी सिंपल हो गया। यहाँ पे अगर आपको बंगाल के ऊपरी भाग में जाना है तो किस एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे? बागडोगरा। अब बंगाल के निचले भाग में जाना है, कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। कहाँ उतर जाएंगे? कोलकाता एयरपोर्ट पे। बेहतरीन हो गया यहाँ पे। और हमारे यहाँ तो दरभंगा ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट है, लेकिन पटना से ज्यादा संभावना है दरभंगा एयरपोर्ट की। तो अगर उसे बढ़ाया जाए तो एरिया बढ़ सकता है। तो जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी एयरपोर्ट का नाम क्या है? बागडोगरा एयरपोर्ट। आप टिकट कटाएंगे तो बागडोगरा का भी ले सकते हैं, सिलीगुड़ी ले जाएगा वहीं पर। और वो मिलिट्री एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? एयरफोर्स का है वो। समझ में कि नहीं गया? वहां फोटोग्राफी सब अलाउ नहीं रहता है। इन्हें की वहां सब लड़ाकू जहाज वगैरह के खड़ा रहने के लिए बंकर वगैरह सब बनाया जाता है वहां। बागडोगरा एयरपोर्ट समझ में आ गया? कहां पे हो? सिलीगुड़ी।
दार्जिलिंग चाय उत्पादन, पर्यटन के लिए दार्जिलिंग फेमस है, बर्फीला क्षेत्र है, चाय पहाड़ वगैरह बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे ना पश्चिम बंगाल एकदम पतला हो जाता है, देख रहे हैं? इस पतले जगह को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और एकदम पतला है, मुर्गी के गर्दन जैसा, जैसे मुर्गी का गर्दन होता है ना, एकदम पतला जगह है, मुर्गी के गर्दन जैसा है, तो उसी को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहिए या चिकन नेक कहिए। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये काट दिया 8 गो राज्य कट जाएंगे, अगर ये कट गया ना तो 7 गो तो ये गए, एगो सिक्किम, 8 स्टेट कट जाएंगे भारत से। इतना टफ है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मेंटेन रखना यहाँ पे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। बस एक चीज का टेंशन नहीं है, इसे काटने वाले दोनों देश कमजोर हैं, यहां से बांग्लादेश और यहां से नेपाल। ये चिकन नेक को सिक्योर करने के लिए हमें बांग्लादेश के साथ रिलेशन कैसा रखना है? जो भारत के खिलाफ यहाँ पार्टी आएगी उसे चाइना तो पैसा देगा, पूरी उसके चुनाव जीतने में मदद करेगा। और चुनाव पैसा पे तो भारत में बड़ी आराम से चेंज हो जाते हैं सब। यहाँ चाइना के पास पैसा की कमी नहीं, वर्ल्ड बैंक से ज्यादा पैसा किसके पास है? चाइना के पास है। दे देगा, कहेगा बांट दो यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आ गया? आज नेपाल की गवर्नमेंट एंटी इंडिया होते जा रही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बांग्लादेश को हम लोग बैलेंस करते करते परेशान हो गए। म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठ चुका है। चाइना और पाकिस्तान का तो कहना ही नहीं है। श्रीलंका नीचे आंख दिखा रहा है, मालदीव भारत में आया नहीं मिलने के लिए। इतना छोटा सा देश मालदीव, भारत आया नहीं, चल गया तुर्की मिलने के लिए। यहाँ पर हमारी विदेश नीति जो है ना बहुत तेजी से गड़बड़ होते जा रही है। मीडिया में दिखाना विदेश नीति अलग होता है और ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग होता है। पहले हमें अपने पड़ोसियों को तो सिक्योर करना है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की सुरक्षा जरूरी है कि नहीं? यहां से महानंदा नदी निकलेगी, देखिए नदी निकलेगी महानंदा, मिला? कौन सी नदी? चिकन नेक के पास है कौन नदी है? महानंदा। मिल गई? फिजिकल नक्शा में देखेंगे और क्लियर दिखेगा महानंदा नदी। मिल गया? फिजिकल नक्शा में और क्लियर मिलेगा। कौन नदी है? महानंदा। महानंदा नदी मिल गई? ये तो महानंदा नदी है। और यहां से एक नदी जाएगी तीस्ता नदी, बांग्लादेश में चली जाएगी। कौन नदी? तीस्ता नदी चली गई, जलपाईगुड़ी के नीचे मिलेगा। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी मिल गया? नहीं मिला? कौन नदी है? तीस्ता नदी। अभी सिक्किम में ना जो तबाही आई थी, तो तीस्ता नदी ने इतना भयानक बाढ़ लाया था ना, इतना भयानक तबाही लाया था जिसका कोई हद नहीं। लोगों के दुतल्ला घर में ना नदी घुस गई थी। 2 मंजिला घर है ना, तो उसमें नदियां घुस गई थी, तबाह हो गया था। और सेना के जवान जो ट्रक वगैरह लगाए थे ना, ट्रक में आर्म्स एमुनेशन रहता है, सब दह गया और कई सारे सेना के जवान शहीद हो गए। वहां पे बॉडी ही नहीं मिला, ट्रक का ट्रक गायब हो गया और उनके अंदर गोला बारूद था ना, वो दह गया। और कहीं जाके टकरा रहा है तो फट रहा है, इसे पानी में फट रहा है, तबाह हो रहा है। वहां पे बहुत भीषण तबाही लाई थी तीस्ता नदी। यहाँ पे तीस्ता नदी जो है बरसात में बड़ी भयानक पानी ले चली जाती है। तीस्ता नदी पे बांग्लादेश में इसी के पानी के आधार पर इस पूरे गांव की सिंचाई व्यवस्था होती है। अब पश्चिम बंगाल सरकार जो है यहाँ पे तीस्ता नदी पे क्या बना रही है? बांध। क्या बना रही है? बांध। अब बांग्लादेश हल्ला कर रहा है, क्या कर रहा है? हमारा पानी का कैसे होगा, यहाँ पे कैसे जाएंगे, ये है वो है। तो भाई दोनों देशों को देखना चाहिए कि ठीक है भाई, बांध बनाना इधर भी जरूरी है, पश्चिम बंगाल को भी चाहिए कि पानी चाहिए तो बोलिए बिहार से, ये बगले में कोसी नदी है, बोलिए हम लोग सप्लाई दे देते हैं यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? लेकिन लोकतंत्र में बड़ी उटपटांग चीज होता है, पब्लिक सेंटीमेंट। अब जो लोग ज्यादा विदेश नीति नहीं जानते हैं वो तो कहेंगे हाँ हमारी सरकार ठीक कर रही है, कह देंगे बांग्लादेश को पानी। जो इंटरनेशनल रिलेशन जान रहे हैं उनको तो समझ में आएगा भैया, बांग्लादेश का ईगो हट मत करो। छोट मोट देश जो होते हैं सब नहीं, इनको थोड़ा ही सा फायदा चाहिए होता है। ई दे चाहे ई दे, आपको बहुत घाटा करा देगा सब। छोट मोट आदमी छोटी जरूरत के लिए आपकी बड़ी बड़ी जरूरत को खराब कर देगा यहाँ पर, तो ये बड़ी उटपटांग हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग अलग टाइप के से जूझ रहे हैं और वहां पे किसी भी चीज को, पॉलिटिक्स को क्या करना होता है? वोट से मतलब है यहाँ पे। अब पानी चाहिए तो भारत सरकार को भी करना चाहिए कि भैया पानी चाहिए, ले जाओ यहाँ से कोसी नदी को। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आता है। बिहार, भारत में 2 राज्य ऐसा हो ही नहीं सकता है जो ना डूबे, एक असम और एक बिहार, और इन्हीं दोनों के बीच में है ये, और तुम पानी पानी चिल्ला रहे हो भाई।
पानी पानी ले, अरे खोद दो इधर से, ले आ यहां से, काम खत्म, डूब जाएगा यहां से। पानी जितना चाहिए उसके लिए कस्टमाइज डिजाइन बनाइए। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज का मतलब हम अपनी जरूरत के हिसाब से जब किसी चीज का डिजाइन कराते हैं तो उसे कहते हैं कस्टमाइज। अपनी जरूरत के हिसाब से, समझ में नहीं आ गया यहां पे? अब जैसे सपोज कीजिए किसी को कुकर है, कुकर, तो कुकर का एक नॉर्मल डिजाइन आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम कस्टमाइज कराएं, मैं दोनों साइड हैंडल हो, तो आपकी जरूरत के हिसाब से जब कोई चीज डिजाइन कर दिया जाता है तो उसे कस्टमाइज करते हैं। जैसे जेसीबी आती है तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिजाइन आती है, ऐसे बोकोटती है, आप कस्टमाइज बनाइए, उसका इंजन बड़ा कीजिए, इंजन बड़ा कीजिए, और बकोटने वाला जो उसका बूम है उसको एकदम चौड़ा कीजिए 20 फीट का, समझना? कस्टमर के हिसाब से डिजाइन करना, कस्टमाइज, और उसको बकोटिए। एक के बार में नहर बनाते चले, क्या बनाते चले? नहर। मशीन लगाओ, एगो बकोटे और एगो बकोटे, पिछवा जो मशीन है साइड करे, उसके पीछे वाला ईंटा बिछाए, उसके पीछे वाला छड़ बिछाए, उसके पीछे मसाला छीटते चला है, लाइन से 10 गो मशीन चलाते रहिए, एगो बकोट रहा है, एगो मट्टी हटा रहा है, एगो ईंटा बिछा रहा है, एगो छड़ बिछा रहा है, एगो ढलैया कर रहा है, पीछे से चल दिया। 10 गो मशीन एक के पीछे एक चलाना, यहाँ पे चलते रहेगा, कंटिन्यूअस होते रहेगा, यहाँ पे चलते रहा, चलते रहा। ये कौन चीज होगा? एगो बकोटेगा तो एगो दूसरा, साथे चलते रहो सब चीज यहाँ पर, नहीं समझे? बना के चलो यहाँ पे। पब्लिक को इसे नहीं चाहिए, समझ आएगा कि नहीं? हम लोग को अभी नहीं चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब थे ना, उस समय बोरिस जॉनसन, नहीं बोरिस जॉनसन थे उस टाइम, लॉकडाउन के समय कौन थे? बोरिस जॉनसन थे उस समय। इधर इतना ना चेंज हुआ, प्रधानमंत्री 6-6 महीना पे ब्रिटेन बैठ दिए। जब उनको कोरोना का वैक्सीन लगाना था ना, तो एक बूढ़ा आदमी था, उनको लाइन में लगा दिया, पीछे यहाँ पे लाइन लगा के रहते, लगा लिया वैक्सीन, तब कह कि हाँ अब लगवा लीजिए। जब लगवा लिए ना वैक्सीन, तो देख रहा था, जब वैक्सीन लगवा लिए तो कहा कि मैनेजमेंट नहीं कर पाए आप, कोरोना का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए आप, चुपचाप सुने थे। यानी हमारे यहां कोई बोल दे, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितनी ज्यादा जनसंख्या, वहां लोकतंत्र में थोड़ा बहुत इतना होगा ना कि सुपीरियरिटी आ जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि जैसे बिहार है, 13 करोड़ लोग हैं, 12-13 करोड़, 1 करोड़ घुसिया जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? सिक्किम 10,000 अगर जनता घुसिया गई ना तो आगे पीछे हो जाएगा आदमी। तो लोकतंत्र में बहुत जनसंख्या होने की वजह से ना डोमिनेटिंग चीजें आ जाती है, घुसिया ले रहो ना तू, यहाँ घुसिया ही जाएगा तो क्या हो जाएगा हम। लेकिन जब जनसंख्या कम रहती है, अब तो गोवा में 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है वहां पे, अब घुसिया जाएंगे लोग तो गवर्नमेंट को हालत खराब हो जाएगा। तो वहां पे देखिएगा, वहां पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वहां के लोगों के हिसाब से। हम लोग के पास जनसंख्या क्या है, ज्यादा हो जाती है यहाँ पे। तो सोचिए हम लोग यहाँ पानी के लिए हल्ला करते हैं, लोग यहाँ पे नहर वगैरह बना के ले जाओ, या कस्टमाइज मशीन बनाइए, नहीं बना सकते हैं। बड़ा मशीन होना चाहिए यहाँ पर, चेन से चलने वाला, जैसे टैंक कैसे चलता है वैसी हैवी पावर का कस्टमाइज बनाइए, और एक साथ 10 मशीन का सेट होना चाहिए। सबका अपना अपना कंटिन्यूअस काम करो, टारगेट को डेली 1 किलोमीटर नहर बना के डाल देना है। डेली 1 किलोमीटर क्या करना है, नहर बना। ट्रेन की पटरी ऐसे ही तो होती है, एगो गिट्टी बिछाता है तो एगो पटरी बिछाता है, एगो रेलवे लाइन बिछाता है तो एगो नट बोल्ट कसता है, डेली 1 किलोमीटर बना देता है। और जब ट्रेन की पटरी बिछाई जाती है ना, एक के साथ 300-400 वर्कर काम करते हैं, और मशीनवा चलता है, ट्रैक लेइंग मशीन बोलते हैं उसको, धीरे धीरे चलते जाता है। पहले स्लीपर बिछाएगा सीमेंट का पटरिया, फिर उसके ऊपर बिछा देगा कौन, ट्रैक, और उसमें नीचे एक आदमी रहेगा, हुक बिछा देगा, पीछे को हथौड़ी लेके चलते रहेगा, हुकवा कसते जा रहा है। यहाँ पे पूरा ऐसा लगता है वो गांव जा रहा है, सब चीज कंटिन्यूअस होते रहता है, वैसे करके ले जाए। यहाँ पे बांग्लादेश को ज्यादा टॉर्चर करना ठीक नहीं है युद्ध के समय के लिए। तो यहां समझ में आ गया चिकन नेक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चिकन नेक से थोड़ा नीचे उतरेंगे, फिर एक पतला जगह मिलेगा, वहां मिलेगा मालदा, फरक्का, मालदा और फरक्का। मैं जलपाईगुड़ी से हूं। हाँ भाई बढ़िया जगह है जलपाईगुड़ी, मिल गया। मालदा और फरक्का, मालदा रेलवे का एक डिवीजन है, मालदा डिवीजन। आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मालदा। मालदा किस चीज के उत्पादन के लिए? आम। उस मालदा आम का यहाँ बिहार में बहुत खपत है। बिहार हर स्टेट में अलग अलग चीज खाने के लिए फेमस हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग आम हो गया, यहाँ पे सब जगह अलग अलग होता है, जिसको जैसा पसंद आ गया आम वगैरह। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मालदा किस लिए फेमस है? आम। और उसके बगल में फरक्का।
कौन जगह है? फरक्का। अब ध्यान से समझिए सब लोग, इधर देखिए। अब एक चीज समझिए, कलकत्ता बंदरगाह जो है ना, अभी इधर देखिए पहले मेरी हो सब लोग। कलकत्ता बंदरगाह समुंदर पे है, ये नहीं है, नदी पे। किस पे है? नदी पे है। नदी यहाँ बहुत चौड़ी है नदी। तो कलकत्ता बंदरगाह किस पे है? नदी पर। नदी बहुत चौड़ी है, लेकिन नदी में ना कचरा जम जाता था, बालू वगैरह का कचरा जम जाता था, हुगली नदी पर। अब देखिए गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये हो गई आपकी गंगा नदी, कहां चली गई? बांग्लादेश। यहां से उसकी एक शाखा निकलती है हुगली नदी, और इसी हुगली नदी पे कौन बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह। अब इसमें जब कचरा जम जाता था तो बड़े जहाज नहीं आ पाते थे, तो बंगाल सरकार ने यहां बांध बना दिया फरक्का में। कहां पे बांध बनाया? फरक्का में। फरक्का बैराज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फरक्का बैराज। और यहाँ पानी रोक दिया जाता है, और जब यहाँ कचरा जमना चालू होता है ना, तो यहाँ पे पनिया को अचानक तेजी से छोड़ता है। किस में? हुगली नदी में। किस नदी में? हुगली नदी। सारा कचरा लेके कहां चल गया? समुद्र में। अपने राज्य को लेकर ये लोग कितना ज्यादा सोचते हैं, सोच सकते हैं? इतना दूर का प्लान बना के रख दिया यहां पर, कितना ज्यादा ये लोग डिवोटेड है। और हम लोग नारा लगाने में बिहार से अच्छा कौन है, हम लोग बस इसी चक्कर में हो जाते हैं। आप कल्पना करिए, यहां पे फरक्का बैराज बना दिया, बांध बनाया। अब बांध बनाने के बाद जानते क्या किया? बांधवा के ऊपर सड़क बना दिया। क्या बना दिया? सड़क। और उसके ऊपर रेलवे लाइन बिछा दिया, ताकि भैया वही बहाने नदी भी हिल जाएंगे, ट्रेन भी हिल जाएगी। अब फाटक बंद करो, पीछे पानी जमा हो जाएगा, और जब इधर मलबा जमा होगा, कचरा, फाटक खोलेंगे और इधर वाला नदिया का पानी बंद करेंगे, और इधर पानी भेज देंगे यहाँ पे। अब बांग्लादेश चिल्लाने लगा, हमारा तीस्ता का पानी रोके थे, गंगा का भी रोक दिए आप लोग। कहा कि ना 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 भाई, तुमको चाहिए तो बोलो। गेट खोल दे, गेट खोल। गेट खोल दिया, बाढ़ आ गया, वो हल्ला करना बंद कर दीजिए, बहुत पानी हो गया, किचाइन हो गया पूरा, प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए, कादो कादो हो गया पूरा यहाँ। तो भारत ने बंद किया यहाँ पे। कहा कि हर बात में तुम टांग लड़ाते रहता है यहाँ पे, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। उठा के ले जो अपन नदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बांग्ला किसके बारे में? पश्चिम बंगाल। अब नीचे चलते हैं। नीचे जाने से पहले इस एरिया में चलते हैं, इधर जो झारखंड के इस एरिया में चला गया, यहां पर। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको मिलेगा पुरुलिया। एकदम कोना में जाके देखिए, पुरुलिया मिला। पुरुलिया कोना में नहीं मिला? कहां है पुरुलिया? अरे बबुआ एकदम कोना में मिलेगा, नहीं मिला? कौन जगह? पुरुलिया। किसको नहीं मिला? मिल गया। कौन जगह है? सबको मिल गया पुरुलिया। पुरुलिया मिल गया बाबू। पुरुलिया जो जगह है, ये अचानक से हाईलाइट कब हुआ? यहां एक जहाज आया, उड़ने वाला जहाज, एंटोनोव जहाज था, रसिया का बना हुआ था। वो अचानक नीचे उतरने लगा। एंटोनोव जहाज कहां होने लगा? नीचे उतरने लगा, एकदम हाइट पे। लोग घबरा गए, भैया यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, कहे नीचे ला रहा है। जैसे जब आप पटना पहली बार आए होंगे, लाइव वाले लोग तो पर पटना आए कि नहीं, जब आप पहली बार आए होंगे और पटना में जब जहाज देखे होंगे, कहते हो बाप रे कितना बड़ा जहाज दिख रहा है। हाँ, शुरुआत में 1 महीना तक लड़का अगर बाजार में कहीं जा रहा है, कुछ खा रहा है, जहाज छते पे चढ़ के देखने लगता है। और वही रहते रहते 2 महीना 3 महीना जब हो जाता है, अरे भाई जहाज जा रहा है। हम यहाँ आदत हो गया है कि बड़ा जहाज देखने का, बड़ा रहता है, हम सब चीज दिखता है, चक्का उक्का सब, क्योंकि अब लैंड करने वाला होता है। लेकिन गांव में जहाज आ जाती है तो 4 गो लड़का मिलकर नहीं दिख रहा है, देखा हाई उंगली के सीध में देखिए, देखो देख रहा है, देखिए तब जो तरीका बादल में चल गई। तो वहां कोई एयरपोर्ट था ही नहीं, वहां एक जहाज एकदम नीचे आ गया। सब लोग कहने अरे भाई साहब गिरेगा क्या यहाँ पे? और जहाज जो था ना, कार्गो जहाज था, तो उसका दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, और वहां से ना बड़ा बड़ा ना कार्टून गिरने लगा। लकड़ी का जो होता है ना, कार्टून बना दे, वो गिरने लगा वहां से। उसमें से कोई ढकेल के गिराने लगा। पूरा गांव छिटा गया उसमें कार्टून से। जब उसमें खोला गया ना, तो गोला बारूद, बंदूक, गोली, हथियार से भरा हुआ था। एकदम पता ही नहीं चला। अभी तक उसका केस का कोई सॉल्व नहीं हुआ, और ये चीज गवर्नमेंट ने सीक्रेट रखा है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको पकड़ के मुंबई लाया गया, फिर क्या केस हुआ क्या नहीं हुआ। आप जानते हैं क्या प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट का। तो यहाँ हथियार गिराए गए थे। कहां पे? पुरुलिया में। और यहां पर एक हथियार बड़ी फेमस था, AK-47। AK-47 सबसे ज्यादा जान लेने वाला बंदूक है।
AK-47। ये जाम नहीं होता है बंदूक की खासियत, थोड़ा भी जाम नहीं होता है। एक सोल्जर का कोई बंदूक था ना, किसी तालाब पार करने में गिर गया था, तो रिपोर्ट लिखवाया कि बंदूक नंबर इतना, बंदूक का नंबर होता है सीरियल नंबर, ये गिर गया यहाँ पर। तालाब वालाब सूखा, वहां कोई बिल्डिंग बना, तो जब देखा गया निकाला गया तो 20 साल बाद वो रशियन बंदूक निकला था, तो उसका नंबर से निकाला गया इसका रिकॉर्ड, तो पता चला कि 20 साल पहले किसी सैनिक ने इसे बताया था कि तालाब में गिर गया था। जब उसे चलाया गया ना तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, प्रॉपर वर्क कर रहा था। बहुत खतरनाक हथियार है। कौन? AK-47। AK-47 रसिया का एक वैज्ञानिक था क्लासिनिकोव, वो हथियार बनाने के लिए फेमस था। यहाँ पे बहुत बेहतरीन बनाता था हथियार, उसका क्लासिनिकोव नाम था उसका। रसिया में एक से एक ना इंजीनियर हुए हैं जिन्होंने हथियार को बनाया। क्या नाम था उसका? क्लासिनिकोव। क्लासिनिकोव, ये इनकी अभी मृत्यु हो गई क्लासिनिकोव की, अब नहीं है, मर गया, यहाँ पे बूढ़ा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है क्लासिनिकोव, उस समय भी था, और बहुत खतरनाक हथियार बनाता था। पहले जो हथियार थे वो बार बार लोड करना होता था, बार बार क्या होना पड़ता था? लोड करना। एक गोली चलाए फिर लोड किए, फिर गोली चलाए फिर लोड किए। तो इसने दिमाग लगाया, हम क्यों ना एक स्प्रिंग लगा दे, ताकि जैसे बंदूक चले तो स्प्रिंग क्या हो जाए? दब जाए, और दबेगी तो जो हमें वापस ढकेलना पड़ रहा है वो अगवा को स्प्रिंग लगाएंगे, गोली चलेगी धड़ाम से, हमें जो वापस ले आना पड़ रहा है टिगर, अगर हम वहां एक स्प्रिंग लगा दे तो गोली चलेगी, तो स्प्रिंग, गोली निकल जाएगी और ऊपर स्प्रिंग दबेगा, अब वापस स्प्रिंग में ढकेल देगा। वापस कौन ढकेल देगा? स्प्रिंग ढकेल देगा। तो उसने उसमें क्या लगा दिया? स्प्रिंग। अब जैसे गोली मारते हैं तो धड़ाम से जाता आगे, गोली आगे निकल गई और उसके ऊपर क्या लगा दिया है? स्प्रिंग। स्प्रिंग दबेगा और स्प्रिंग ही वापस ढकेल देता, ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। कहा बहुत खतरनाक हो गया भाई, अब तो टेंशन है को नहीं, एक गोली चला ऑटोमेटिक क्या हो गया? लोड हो गया। तो स्प्रिंग, बंदूक के अंदर का स्प्रिंग गया, बंदूक गया, स्प्रिंग गया, बंदूक गया, आपका काम खत्म। यहाँ पे बॉर्डर फिल्म देखे हैं, सुनील शेट्टी का स्प्रिंग में खुल जाता है। तो मेन क्या लेके आता है? स्प्रिंग लेके आता है। स्प्रिंग लगा दीजिएगा, काम खत्म हुआ। मेन उसमें स्प्रिंग पे ही काम करता है यहाँ पे। तो इसने ना स्प्रिंग लगा दिया ना तो हथियार ऑटोमेटिक हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेटिक हो गया। और 1947 में इसने बनाया था एक ऑटोमेटिक हथियार जो जान लेके रख दिया यहाँ पर। एक सेकेंड के अंदर 8 से लेके 16 गोली मार देता था। एक सेकेंड में कितना गोली मारता? अलग अलग मोड होता है, मैक्सिमम एक सेकंड में 16 गोली मार सकता था, इतना ऑटोमेटिक था। गोली चलाते रहिए, ऑटोमेटिक क्या होते रहेगा? लोड होते रहेगा। तो 1947 का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया। ऑटोमेटिक को ए, क्लासिनिकोव को के, 47 में बनाया था तो 47 AK-47। इसी का नकल करके चाइना ने बनाया AK-56। ऐसा मत सोचिएगा कि AK-56 अच्छा है, इसी का नकल करके क्या बना दिया चाइना, नाम रख दिया AK-56। तो AK-47 आज भी सबसे खतरनाक हथियार होता है। एक आतंकवादियों का सबसे फेमस हथियार, इसका फोल्डेड बर्ड सिस्टम बहुत बेहतरीन होता है AK-47 का। तो पश्चिम बंगाल में कौन किस जगह पे हथियार डंप किए गए थे? पुरुलिया में। अभी इसकी जांच वोच क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं। पुरुलिया में, पुरुलिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो चितरंजन मिलेगा। मिल गया चितरंजन? चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना कहाँ है? मिल गया चितरंजन। चितरंजन के पास देखिए दुर्गापुर, नहीं मिला? चितरंजन के पास दुर्गापुर। बताइए, स्टील कारखाना दुर्गापुर, स्टील कारखाना, इंजन कारखाना चितरंजन, इंजन कारखाना चितरंजन, स्टील कारखाना दुर्गापुर। वहीं देखिए मिलेगा रानीगंज। मिला रानीगंज? कोयला क्षेत्र रानीगंज, कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र मिला? बताइए, इन दोनों औद्योगिक शहर को कोयला की प्राप्ति कहां से होती है? रानीगंज। सबसे ज्यादा अगर कोयला किसी खदान से निकाला जाता है तो कहां से? रानीगंज। रानीगंज। भंडारण सबसे ज्यादा है तो धनबाद वाले खदान में। किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यहां से खनन ज्यादा होता है। तो चितरंजन मिल गया, दुर्गापुर मिल गया, कोयला की प्राप्ति रानीगंज मिल गया। रानीगंज, किसी को दिक्कत? इसके आगे बढ़ेंगे वर्धमान। मिला? थोड़ा सा आगे बढ़िए। क्या जी? वर्धमान मिला? वर्धमान, वर्धमान मिल गया। वर्धमान भी औद्योगिक क्षेत्र है। वर्धमान इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है? इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और ध्यान से देखिए ना, अगर ये एरिया इंडस्ट्रियल है तो झारखंड का ये एरिया भी तो इंडस्ट्रियल ही है।
नहीं है। तो जब इंडस्ट्रीज बनते हैं समझना, तो एकदम पूरा इको सिस्टम हो जाता है। जैसे आप इस एरिया में देखिए, जहां भी खोजिएगा आपकी जरूरत की हर एक चीज मिल जाएगी। लॉज, हॉस्टल्स, दुकानदार, दुकान वाले भी फिक्स है। आप जाके उससे आधा किलो आटा मांगिए, 20 रुपए का तेल मांगिए, सरसों तेल दे देगा। उसको पता है कि यहाँ कौन रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। अब वही तनी जाके मांगिए तो कंकर बाग में, राजा बाजार में, सगुना मोड़, ये सब जहां स्टूडेंट नहीं रहते हैं, 4 बार देखे गए, कान में तेल डालना है क्या? तो इको सिस्टम हो जाता है उस चीज का। यहां पे अगर देखेंगे आगे, वर्धमान के आगे शांति निकेतन, शांति निकेतन मिल गया। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। किसी को कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल समझ में आ रहा है? तो पश्चिम बंगाल में अगर आप ध्यान से देखिए मेरी ओर, यहां भी कुछ शहर मिलेंगे, ऊपर वाले भाग में मिलेंगे, यहां 2 ठो मिलेगा, मालदा और फरक्का बीच में, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग ऊपर में, इंडस्ट्रियल एरिया में बोका, यहां मिल गया आपको चितरंजन, दुर्गापुर, बर्नपुर, वर्धमान, दुर्गापुर, बर्नपुर, चितरंजन, वर्धमान। इन सबको कोयला मिलता है, रानीगंज, ऐसे रानीगंज। अब इसका समुद्री एरिया बच गया ये वाला, जहां मेनली कलकत्ता स्थित है। इसको हम लोग कल समझेंगे।